नमस्कार साथियों, आरबी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और जुड़े रहिए आरबी क्लासेस में साइंस सब्जेक्ट के साथ। मैं राकेश चौधरी आज आपको पढ़ाऊंगा चौथे लेसन के साथ, जो कि कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में दिया हुआ है। कार्बन क्या होता है, प्रकृति में कार्बन किस रूप में विद्यमान है और कार्बन के कितने प्रकार के यौगिक है, इस चीज़ों के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। और कार्बन है, उनके अलग अलग यौगिक है, वो हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद कार्बन के जो विभिन्न यौगिक है उनकी संरचनाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। और उससे आगे जो कार्बनिक यौगिकों के जो निर्माण है या अकार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम कार्बन के बारे में। कार्बन प्रकृति में पाया जाने वाला एक क्या है, तत्व है। ठीक है, कार्बन एक प्रकृति में पाया जाने वाला क्या है, तत्व है। और तत्व की परिभाषा आपको पता ही है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो कार्बन एक तत्व है, प्रकृति में मौजूद होता है वो। अब कार्बन है, उसका तत्वों के आधार पर अगर देखा जाए तो उसकी कार्बन की जो परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। यानी जो आवर्त सारणी थी, आवर्त सारणी में जो 6 नंबर परमाणु संख्या है या 6 नंबर संख्या पर किस तत्व को रखा गया है, तो वो है कार्बन तत्व रखा गया है। ठीक है, तो परमाणु संख्या कार्बन की होगी 6। ठीक है, तो ये हो गई उस कार्बन की विशेषता कि प्रकृति में पाया जाने वाला एक तत्व है और जो जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है, 6 होती है। और अब हम उससे आगे हैं एवं उसके यौगिक। यौगिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिसमें क्या हो, 2 या 2 से अधिक क्या मिले हुए हो, तत्व मिलकर के जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, वे योग जो भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे वो किससे बने हुए होंगे, कार्बन से बने हुए होंगे। वो क्या कहलाएंगे, वो होंगे कार्बन के यौगिक। यानी हम पढ़ रहे हैं ना, उसके यौगिक, यानी किसके यौगिक, कार्बन के यौगिक। तो कार्बन के बारे में हमने अध्ययन किया और साथ ही हम पढ़ेंगे उसके यौगिक, यानी किसके, जिसमें 2 या 2 से अधिक किसके अणु मौजूद हो, कार्बन के अणु मौजूद हो, उन यौगिकों को क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। पिछले अध्याय में हमने अनेक ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया, पिछले अध्याय यानी तीसरे में, जो हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। और इस अध्याय में हम अन्य रोचक यौगिकों एवं उनके गुण धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। यानी ऐसे ऐसे रोचक यौगिक पढ़ेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में क्या है, उपयोगी है। और उनके लिए वो क्या है, गुण धर्म भी क्या है, उनकी अलग अलग है। यहाँ एक तत्व के रूप में क्या है, कार्बन का भी अध्ययन करेंगे। कार्बन क्या है, एक तत्व है। हमारे लिए तात्विक एवं संयुक्त दोनों रूप अत्यधिक महत्व है। यानी तत्व का जो रूप होता है वो दोनों रूपों में विद्यमान होना हमारे लिए उपयोगी है। उससे आगे देखो, क्रियाकलाप क्या है कि सुबह से, यानी आज मॉर्निंग में से आपने जिन वस्तुओं का उपयोग किया है, यानी जिस जिस वस्तुओं का उपयोग किया है उन वस्तुओं के बारे में आप सोचिए। उपभोग किया है तो उसमें उनमें से 10 वस्तुओं की सूची बनानी है, 10 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, इस सूची में आपने सहपाठियों यानी साथ में पढ़ने वालों द्वारा बनाई गई सूची के साथ मिलाना है कि आपने कौन सी वस्तुओं का उपयोग किया 10, और जो साथी है आपका उसने कौन सी 10 वस्तुओं का उपयोग किया। एक से अधिक सामग्रियों से बनी जो वस्तुएं हैं उनको सारणी के अनुसार लिखना है। क्या लिखना है, जो धातुओं से बनी है उनको इस सारणी में लिखना है, कांच अथवा मिट्टी से बनी है इसमें, और जो 2 या 2 से अधिक बनी है उसको अन्य में लिखना है। फिर उनमें से परिवर्तन क्या करना है, देखना है क्या है, आपके द्वारा भरी गई सारणी है वो स्तंभ में आने वाली वस्तुएं पर ध्यान देना है। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि इनमें अधिकांश वस्तुओं है जो बनी हुई होती है, उन वस्तुओं में किसकी उपयोगी है, वो है कार्बनिक यौगिकों से बनी हुई होती है। इसका परीक्षण यानी पता लगाने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या आप कोई विधि सोच सकते हैं। हमें क्या पता चलेगा कि ये वस्तु कार्बन की बनी हुई है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विधि सोचनी होगी। कार्बन
से युक्त यौगिकों को जलाने पर जो उत्पाद मिलेगा, क्या आप इसकी पुष्टि करने के लिए परीक्षण को जानते हैं? तो आपके द्वारा क्या करेंगे, जो भी सूची बनाई गई है उसमें मान लो भोजन है, कपड़ा है, दवाओं है, पुस्तकों है आदि अनेक वस्तुएं 10 सर्वोत्मुखी तत्व है वो कार्बन पर आधारित होती है। यानी इन सब में क्या होता है, कार्बन है वो तत्व उपस्थित होता है। उसके अलावा सभी जीवों की जो संरचना होती है, शारीरिक संरचना होती है, वो कार्बन पर आधारित है। भूप्रपटी यानी भूमि में, वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है। और भूप्रपटी में खनिज कौन कौन से होते हैं, कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कोयला है या पेट्रोलियम है, डीजल है, उनके रूप में क्या होता है 0 यानी कितना 0.02 समथिंग, यानी ये है कार्बन की मात्रा। ठीक है। और उसके बाद है, लेकिन वायुमंडल में 0 यानी संपूर्ण केवल वायुमंडल है उसमें, और उनमें पाए जाने वाले भूप्रपटी में खनिजों में, उसमें तो कितनी है, खनिजों में तो इतनी है, और पूरे वायुमंडल में क्या है 0.03% क्या है, कार्बन की मात्रा उपस्थित है। और प्रकृति के अंदर अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद भी क्या होता है, कार्बन है वो उसका अत्यधिक महत्व है, यानी बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित है प्रकृति में, लेकिन वो है क्या, दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। इस अध्याय में हम कार्बन के गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हमने ये तो बात जान ली कि सर कार्बन के अंदर जो मात्रा में तो कम उपस्थित होता है, लेकिन ये इतना उपयोगी क्यों है, क्या गुण पाए जाते हैं इस कार्बन में ताकि हमारे दैनिक जीवन में इसका अत्यधिक महत्व है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला जो गुण है कार्बन का, वो गुण ये है कि कार्बन में आबंधन एवं सहसंयोजी आबंधन होता है। आबंधन का मतलब किसी दूसरे यौगिक यानी अपना जो यौगिक होगा कार्बन, उसके साथ क्या बना लेगा, संबंध बना लेगा या जुड़ जाएगा। और सहसंयोजी यानी जो यौगिक दो आपस में जुड़े हुए होंगे उसके साथ भी जुड़ने की ये क्या रखता है, क्षमता रखता है। ये गुण क्या होता है, कार्बन में मौजूद होता है। इस अध्याय में हमने आयनिक यौगिकों को गुणधर्मों का अध्ययन किया, देखा कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और होते उच्च क्यों होते हैं, अगर ये प्रश्न आ गया कि कार्बनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, तो याद रख लेना वो क्या होते हैं, वो जो क्या होते हैं, मजबूत आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। उनको तोड़ने के लिए अत्यधिक बल की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको अधिक तापमान पर, अधिक क्वथनांक और गलनांक पर क्या करेंगे, तापमान पर गर्म करेंगे, तभी क्या किया जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है। इसीलिए उसको अधिक तापमान व क्वथनांक और गलनांक की आवश्यकता होती है। अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों में आबंधन की प्रकृति इन गुणधर्मों पर आधारित है। कौन से गुणधर्मों पर, ये जो गलनांक और क्वथनांक आए थे ना, इसके आधारित। जैसा कि हमने कौन से अध्याय में, दूसरे अध्याय में देखा, अधिकांश कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते हैं, यानी इनके अंदर से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन यौगिकों में क्वथनांक और गलनांकों को आयनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांकों की तुलना में क्या होते हैं, कम होता है। आयनिक यौगिकों के तो अधिक होते हैं, लेकिन जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनकी तुलना में इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। तीसरे अध्याय के आंकड़ों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। सारणी 4.1 दिया हुआ है, उसमें आपको कुछ क्या दिए हुए हैं, यौगिक दिए हुए हैं, और उन यौगिकों के क्या दिए हुए हैं कि कितने, इसका गलनांक कितना है और इसका क्वथनांक कितना है। इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है, क्योंकि यह यौगिक अधिकांशतः विद्युत के क्या है, कुचालक है। इनके अंदर से विद्युत का क्या नहीं होता है, प्रवाह नहीं होता है। जो सारणी 4.1 में जो यौगिक दिया हुआ है उनका, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। यानी अगर आबंध से आपस में जुड़ा हुआ है तो उससे आयन यानी या धनायन या ऋणायन की यानी उत्पत्ति नहीं होगी, उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो सारणी जो है उसमें क्या दिए हुए हैं, कार्बनिक यौगिक। इस कार्बनिक यौगिक का अर्थ आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक में आप देख लो कार्बन क्या है, उपस्थित है।
इसमें देख लो CH3 तो कार्बन और हाइड्रोजन, सॉरी CH4 है, मेथेन में कार्बन है, हाइड्रोजन है, प्रत्येक में क्या होगा, कार्बन उपस्थित है। और जिन यौगिकों में कार्बन उपस्थित होता है वे यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब इन यौगिकों में जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH है, सूत्र हो गया इसका, गलनांक तो क्या होता है 290 केल्विन तापमान पर। यदि इसको हम लेंगे तापमान 290 केल्विन, तभी जाकर के ये क्या आएगा, द्रव्य अवस्था में आएगा या गलना प्रारंभ होगा। क्वथनांक क्या होता है 391 केल्विन होगा। और वैसे ही जो क्लोरोफॉर्म है, एथेनॉल है, मेथेन है, इन सब का क्या होता है क्वथनांक और गलनांक दिया हुआ है सारणी में। ठीक है, तो कक्षा 9 में हमने विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता पढ़ी होगी आपने कक्षा 9 में। क्या होती है संयोजन क्षमता, यानी तत्व का जो क्या होता है कोष होता है, उसको पूर्ण करने के लिए संयोजन जो शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, जो जितने इलेक्ट्रॉनों की संयोजन शक्ति होती है वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजन क्षमता। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कितने ग्रहण कर सकता है, वो उसकी क्या होगी, संयोजन क्षमता। और संयोजन क्षमता ही क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता। और संयोजकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अंतिम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इनकी निर्भरता के बारे में आपने अध्ययन किया है। और हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, S P D और F ब्लॉक दिए हुए होते हैं और सारणी के। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते ही हमें पता है पहले कौन सा S कक्षक आ गया, अब P कक्षक आएगा। P में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 6, लेकिन हमारे पास कितने भरे जाएंगे, यहाँ केवल 2 ही भरे जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं उस कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 6। तो इस 2 पहले S कक्षक में, 2 दूसरे S कक्षक में, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। और अंतिम जो P कक्षक बचा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। क्यों, क्योंकि कार्बन की जो परमाणु संख्या 6 है, इसीलिए ये इसका क्या हो गया, अंतिम कक्षक हो गया, P कक्षक हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु संख्या 6 है। और कार्बन के विभिन्न कक्षों यानी sp हो गया, इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा, कार्बन में कितनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे। हम जानते हैं कि बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। और आयनिक यौगिक बनाने वाले जो तत्व है सबसे बाहरी कोश में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। प्राप्त करके उनका हवास यानी या तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और यह इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ग्रहण हो जाता है। तो उनका क्या होता है, ह्रास यानी कमी, या प्राप्त करते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखो 1s2 और 2s2 और 2p6 आने चाहिए, लेकिन है कितने, हम भरे कितने जाएंगे, 2 ही भरे जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या इसमें कमी है, यानी इस उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या खोने की क्षमता, खोने की यानी कितने खोएगा ये, यदि 1s2 2s2 और 2p p कक्षक में 6 भरे जाते हैं, लेकिन हमारे पास यदि 2 आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, यदि परमाणु संख्या कार्बन की 6 है तो हमें क्या भरने होंगे, यहाँ केवल 2 भरने होंगे। तो इसने कह दिया है कि गैस विन्यास है जो प्राप्त करने के लिए यानी पूर्ण करने के लिए या तो क्या करने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे या ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो पीछे ये इसका जो कक्षक है वो पूर्ण हो जाएगा, इसकी आवश्यकता है। यदि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना या खोना हो तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या करेगा, C4 माइनस, क्यों, क्योंकि C ने कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, ग्रहण किए हैं, तो माइनस हो जाएगा, त्यागे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। यानी P में होते कितने हैं, 6 और है कितने, 2 ही, तो ये आसान नहीं होगा। इसीलिए ये देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर यानी C4 प्लस यानी धनायन बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो क्या करेगा,
अगर पहले से 6 है तो 6 में से 4 निकालेगा तो s कक्षक बच जाएगा 1, s में कितने हो जाएंगे 2, और s कक्षक में होते कितने इलेक्ट्रॉन 2 ही, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन क्या बन जाएगा धनायन। अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो दोनों चीजें हैं इनके पास। यदि धनायन चाहता है ये तो वो क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन खो करके खुद के पास कितने रखेगा 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं के साथ अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि जो अन्य जो तत्व है वो भी क्या करते हैं इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर कक्षक होते हैं उन कक्षकों को पूर्ण करके संयोजकता या त्याग करके क्या करते हैं संयोजकता ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं, और जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है या जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के ही होते हैं, अर्थात इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु क्या होते हैं उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बने हुए कुछ यौगिक होते हैं उसके बारे में क्या करते हैं हम समझते हैं। ठीक है, तो कार्बन से किस कौन कौन से यौगिक बने हैं और किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। देखो पहला क्या दिया हुआ है हाइड्रोजन का अणु लिया है, उसके बाद हाइड्रोजन के कितने अणु लिए हैं कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कार्बन का जो परमाणु संख्या 6 होती है उसके आधार पर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं और कितने और त्याग सकते हैं। तो इस तरह से बने अणु में सबसे सामान्य अणु किसका होता है हाइड्रोजन का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन है वो क्या होता है आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। जैसा आपने पहले अध्ययन किया कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है 1 होती है। परमाणु संख्या कौन सी होगी परमाणु संख्या वो होगी जिसमें आवर्त सारणी में जिस क्रम में जितने परमाणु क्रमांक मिले हुए हैं उनको वही क्या कहलाएगी उसकी परमाणु संख्या कहलाएगी। और अतः इसके कै कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, कै कोश को भरने के लिए इसको क्या हुई है 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हाइड्रोजन के क्या होते हैं 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का क्या बना लेते हैं H2 अणु बना लेते हैं। हाइड्रोजन का प्रतीक तो क्या होता है केवल H होता है, लेकिन हाइड्रोजन को दर्शाते किससे H2 से दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का क्या है 1 इलेक्ट्रॉन तो होता है लेकिन उसका जो पहला कै कोश है वो पूर्ण करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन उसको क्या करना पड़ेगा ग्रहण करते ही क्या हो जाएंगे उसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसीलिए हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या हो जाएगा H2। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्राप्त करता है जिनके कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदुओं अथवा क्रॉस का उपयोग करते हैं। यानी बिंदु अगर आ जाए ना तो इसका मतलब समझ लेना कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 2 अणु बन रहे हैं, और यदि क्रॉस आ जाए तो उस क्रॉस का अर्थ आप समझ लेना वो क्या होगा 1 अणु है। ठीक है, यानी हम अगर किसी के एक बिंदु लगाएंगे इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की सहभागी युग्म हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच है संयोजी एक आबंध बना हुआ होता है, और आबंध को 2 परमाणुओं के बीच एक रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है जैसा कि चित्र 4.2 में दिखाया गया है। कौन से चित्र में? इस चित्र के जैसे मान लो ये दिया गया है तो इसका मतलब एक बंद हो गया। इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य अगर 1 लाइन है यानी एक बंद है तो इस एक बंद का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैंने बताया ना वहां की क्रॉस का चिन्ह का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितने क्रॉस के चिन्ह लगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य यदि ऐसे लगाए बंद तो इसके बंद एक लाइन का मतलब भी क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि 2 लाइनें होगी तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 3 होगी तो उनके अंदर त्रिआबंध हो जाएंगे, और त्रिआबंध में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब जैसे क्लोरीन की परमाणु संख्या है, क्लोरीन आवर्त सारणी के अंदर 17 नंबर का तत्व है और उसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजकता क्या होगी? क्लोरीन द्विपरमाणु अणु है, Cl2 बनाती है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं? अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? तो जिस तत्व की आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी गई है यदि उस तत्व की हाइड्रोजन के साथ
संयोजन क्षमता देखनी है तो हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि उस तत्व का जो प्रतीक चिन्ह लिख करके उसके चारों ओर यदि बिंदुओं से हम उसकी क्या करते हैं, संयोजकता देखते हैं या उसकी संरचना बना रहे हैं, तो वो संरचना क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाएगी। याद रखिए कि केवल संयोजकता को उस इलेक्ट्रॉन को ही चित्रित करने की आवश्यकता होती है, तो वो किस प्रकार होती है, देखो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच द्विआबंध का बनना दिखाई देता है, जो कि चित्र 4.4 में दिखाया, 4.3 में बताया हुआ होगा। कैसे कि देखो दो परमाणुओं के बीच द्विआबंध है, द्विआबंध का मतलब ये इस प्रकार की दो लाइनें हो जाएगी, दो यदि परमाणु है तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के लिए एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8, तो इसके अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के कितने अन्य परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। क्यों? क्योंकि 6 तो उसके अंतिम में होता ही है, क कोश में कितने आ जाएंगे, 2, और क के बाद में एल में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो यदि एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन में यदि 2 है यानी 6 है, तो उसके अंदर कितने होंगी, 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होगी, जिसे हम 4.3 में दर्शाया गया है। जैसे ये देखो 4.3 में ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच दोहराबंध या द्विबंध एक ही चीज है। द्विबंध का मतलब 2 लाइनें होगी उन दोनों परमाणुओं के बीच। तो ये दिया है ऑक्सीजन का पहला परमाणु और ये दूसरा परमाणु, इन दोनों के मध्य ये जो इलेक्ट्रॉन है। अब देखो आप, मैंने बताया था ना एक लाइन का मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो ये क्रॉस के चिन्ह है वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो उससे आगे इलेक्ट्रॉनों के 2 सहभागी युग्म का मतलब इसमें ये इस ऑक्सीजन के साथ भी ये काम में लेगा और ये जो अणु है वो इस ऑक्सीजन के साथ भी काम में आएंगे या जुड़े जाएंगे, किसमें, जब ये क्या करेगा, संयोजकता करेगा, यानी आपस में संयोजन होगा। क्या आप जल के अणुओं को चित्रित कर सकते हैं, जल का मतलब H2O, इस प्रकार की संरचना ऐसे ही बनानी है। हाइड्रोजन के क्या होना चाहिए, ऊपर बनाई हमने संरचना, ऑक्सीजन की ये बनी हुई है संरचना, तो दोनों को मिला करके क्या करनी है, इसकी संरचना बनानी है। तो जिसमें ऑक्सीजन एक परमाणु या हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंध की प्रकृति दर्शाया गया हो और इस अणुओं में एक आबंध अथवा द्विआबंध दोनों भी हो सकते हैं। यानी हमें अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे, एक आबंध लगाएंगे, और यदि 2 से 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी तो क्या करेंगे, 4 जो द्वि है 2 आबंध है वो लगाने पड़ेंगे। उससे अगला 4.4 दिया गया है, वही एग्जांपल जैसे चित्र 4.3 में समझाया वैसे का वैसा ही है। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु क्रम कैसा आबंध होता है, यानी नाइट्रोजन के मध्य क्या होगा। अब आप एक चीज समझ गए होंगे, जब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन के आबंध है वो बीच में क्या होते हैं, सिंगल आबंध होता है। ऑक्सीजन के मध्य द्विआबंध होता है। नाइट्रोजन के मध्य क्या होता है, त्रिआबंध होता है। तो यदि एक बंध का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या होगी, 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजन क्षमता यानी इलेक्ट्रॉनों ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान करता है, देता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के 3 सहभागी युग्म बनते हैं। कहां पर, जो नाइट्रोजन के बीच में 3 सहभागी युग्म के। तो 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध का बनना कहा जाता है, किसको, ये जो संयोजकता होगी उसको। N2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी नाइट्रोजन के 2 अणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जिसके अंदर क्या पाया जाता है, त्रिआबंध उपस्थित होता है या दर्शाया गया है। अब वैसे ही क्या दिया है उससे आगे इसके बारे में समझाया गया है, किसके अणु, वो ये देखो प्रत्येक में आप देख सकते हो कार्बन की महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। कार्बन जो उपस्थित होता है उसमें उसकी जो क्या दी गई है, अब चर्चा की गई है। ठीक है, तो आगे है अमोनिया। ठीक है, तो मैंने अमोनिया और अमोनियम दोनों का सूत्र बता दिया था। यहाँ आपके सामने टॉपिक में आया हुआ है अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और अमोनियम का सूत्र क्या होता है NH4। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं, जो कि सामने दिया हुआ है, मीथेन की है, सॉरी ये तो
ठीक है। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दी हुई है और यहाँ दिया गया है NH3 की, लेकिन होना चाहिए क्या उसमें, यदि दर्शाया हो और 4 परमाणुओं को उत्कृष्ट गैस विन्यास स्थिति में हो सकता है द्विआबंध लगे, त्रिआबंध लगे या एक आबंध लगे एक। अब हम इसको क्या करते हैं, पहले मेथेन की करके देखते हैं। मेथेन का मतलब सूत्र क्या हो जाएगा, CH4 और ये सूत्र क्या है, NH3, यानी नाइट्रोजन है उसके तीनों ओर क्या करना है, तीनों ओर हाइड्रोजन लगाना है। जैसे ये दिया है वैसे ही हाइड्रोजन लगाना है, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या प्राप्त होगा, इसकी संयोजकता पूरी होती है या नहीं, हाइड्रोजन के साथ में होती है या नहीं, तो ये चीज है हम देख करके पता करेंगे उसकी। अगर ये तो क्या है, आबंध संरचना है, अगर इसी को हमने क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो तो इस प्रकार से लिखना होगा, क्योंकि बिंदु जिसमें दर्शाया हुआ होगा वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी, ठीक है। तो देखो एक जो कार्बन का यौगिक है, कौन सा यौगिक है, मेथेन। क्यों, मेथेन कार्बनिक यौगिक क्यों है, इसमें कार्बन उपस्थित है, यानी एक कार्बन का अणु और 4 हाइड्रोजन के अणु मिलकर के क्या करते हैं, मेथेन का निर्माण करते हैं। ईंधन के रूप में मेथेन का अधिक से अधिक उपयोग होता है और एक बायोगैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, ठीक है। तो आपने नाम तो सुना है CNG और LPG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, अथवा दूसरा है द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG। तो दोनों गैसों के बारे में नाम सुना है और दोनों गैसों की फुल फॉर्म में भी याद कर लेना। ज्यादातर पेपर के अंदर क्या होता है, ये जो फुल फॉर्म होते हैं इनमें से पूरी किताब में से या सिलेबस के अंदर से देखे जाए तो हर लेसन में क्या होता है, अगर एक दो क्वेश्चन बनता है तो लास्ट में जो 15-20 जो भी फुल फॉर्म में होती है उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसका प्रमुख घटक है CNG का ये, और कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है, और मेथेन का सूत्र CH4, जैसा कि आप जानते ही है। हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होती है, एक, कार्बन क्या होता है, चतुस्संयोजी। चतुस्संयोजी का मतलब उसमें हमने पढ़ा था 4 जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता होगी, इसमें 4 इलेक्ट्रॉनों है होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिति में अगर प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की क्या करती है, साझेदारी, और जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे वो उतनी उसकी क्या होगी, संयोजकता। जैसा कि 4.5 में दिखाया गया है चित्र के अंदर, ठीक है। तो 4.5 है तो इसमें 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म के द्वारा, ये देखो संयोजकता की परिभाषा, संयोजी आबंध की। संयोजी आबंध कैसे बनता है कि 2 परमाणुओं के बीच कौन कौन से, ये हाइड्रोजन के ले लो, कार्बन हाइड्रोजन हो गया, यही कार्बन और हाइड्रोजन हो गया, यानी 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म, युग्म का मतलब एक जोड़े की साझेदारी के द्वारा बनने वाले सहसंयोजी आबंध, यानी बनने वाले आबंध क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। समझ में आ गया ना। यदि जैसे ये दिया गया है हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, तो 2 परमाणु किसके हो गए, हाइड्रोजन, उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म, ये हो गया युग्म। ये तो हो गया बंद, लेकिन अगर इस प्रकार से होगा तो ये युग्म हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉनों के एक जोड़े को ही क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के युग्म के साझेदारी, साझेदारी का मतलब इस हाइड्रोजन के और इस कार्बन के दोनों के मध्य साझेदारी हो रही है, आदान प्रदान हो रहा है। तो इस साझेदारी के द्वारा जो भी आबंध बनाना, उस आबंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो अणुओं के भीतर 2 प्रबल आबंध होते हैं, लेकिन इनका अंतराणुक बल क्या होता है, दुर्बल हो जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों ही जुड़े हुए होते हैं और उसी एक ही बंध से दोनों जुड़े हुए होते हैं। तो फलस्वरूप इन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, कम। यदि ये भी अगर मजबूत आकर्षण बल से जुड़े हुए होते तो इनका गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाता, उच्च हो जाता, जैसे आयनिक यौगिकों का होता है। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं। सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक क्या कहलाते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, उनके अंदर से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। अब उससे आगे दिया गया है कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के अपर रूप यानी कार्बन है वो प्रकृति में क्या होता है, एक से अधिक रूपों में विद्यमान होता है, ठीक है। उसे कहते हैं कार्बन के अपर रूप, ठीक है। तो
उसके बाद यह प्रकृति में कार्बन तत्व है वो अनेक विभिन्न गुणों के साथ विविध यानी अलग अलग रूपों में पाया जाता है। जैसे कार्बन के अपर रूप के बारे में दिया है, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। 3 उदाहरण आपके सामने मौजूद है इसी के, आप जानते हैं इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ग्रेफाइट दोनों क्या है, कार्बन के परमाणु से ही बने हैं, लेकिन कार्बन के परमाणु परस्पर आबंध के तरीकों के आधार पर ही क्या करेंगे, इनमें अंतर समझेंगे कि इनमें किसमें कितने आबंध पाए जाते हैं और किसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के कितने से 4 परमाणुओं से के साथ आबंधित होता है। यानी याद रख लेना, हीरा है वो क्या होता है, कार्बन के प्रत्येक 4 परमाणुओं के साथ आबंधित होता है और जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी यानी त्रिआयामी संरचना बनाती है। लेकिन क्या होता है, ग्रेफाइट में कार्बन का जो प्रत्येक परमाणु है आबंध है वो कितने, जो ग्रेफाइट में क्या हो जाएगा, कार्बन में ग्रेफाइट है उसमें कार्बन के 3 परमाणु है, उनसे एक ही तल पर होता है, जिसे षष्ठकोणीय व्यू मिलता है। इनमें एक आबंध द्विआबंधी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयुजता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना षष्ठकोणीय होती है, यानी उसमें 6 कोणों का निर्माण होता है और षष्ठकोणीय तल है वो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, जिस प्रकार ये दिया गया है दूसरी संरचना के अंदर, ठीक है। अब ये जो संरचना है आपको थोड़ी हार्ड लगेगी हीरे की, यदि आपने 1-2 बार अगर प्रैक्टिस करके बना ली तो वो इसका मतलब आप है वो अच्छे से बना सकते हैं। दूसरी संरचना है वो तो आसान है ग्रेफाइट की। अब ग्रेफाइट की संरचना है, इस संरचना में याद रख लेना, जैसे मान लो बेंजीन की संरचना आपने पढ़ी होगी कहीं, तो अगर उस बेंजीन की संरचना में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यानी बिंदु है उनसे मिलकर के बनी होती है। लेकिन ये तो अगर खड़ी है, इसी बेंजीन की संरचना को क्या कर दिया, यदि ऐसे 6 बिंदु बना लिए, 4 बिंदु बनाए, चारों बिंदुओं में यानी 2 बिंदु है तो इसके सेंटर में यहाँ 1 बिंदु बनाना है, ये 2 बिंदु है इनके मध्य सेंटर में यहाँ 1 बिंदु बनाना है, तो ये इस प्रकार की संरचना होगी। अब आप देख सकते हैं ऊपर है उसमें क्या है, उसमें पहले में कितने हैं, 3 बेंजीन की संरचना है, नीचे वाले में कितनी है, 3 बेंजीन की संरचना है। तो इस बेंजीन की संरचना लिया गया। अब पहले बेंजीन की संरचना है, ये बिंदु काम में लेना है और ऊपर वाली बिंदु की संरचना बनानी है, तब जाकर के हमें क्या होगा, ये संरचना का निर्माण होगा। और वही बिंदु काम में ले लो उपयोग वाले ऊपर वाले, तब जाकर के क्या होगी, ये ग्रेफाइट की संरचना बन जाएगी। तो एक संरचना ऐसे बन गई, नीचे ही दूसरी बन जाएंगी और प्रत्येक के बिंदु है वो नीचे वाली संरचना के बिंदु से मिलाना है, इसीलिए ये तो क्या है, ग्रेफाइट की संरचना इजी है और एग्जाम में श्योर है। ये तो इनमें से क्वेश्चन फिक्स है, एक तीनों में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। हो सकता है ग्रेफाइट पूछ ले, हीरा पूछ ले या फुलरीन के बारे में पूछ ले। तो याद रख लेना, हीरा व ग्रेफाइट की अलग अलग, ग्रेफाइट की तो इजी है, लेकिन हीरे व फुलरीन की जब संरचना देखेंगे तो उसमें थोड़ी संरचना हार्ड दी हुई है, ठीक है। तो अब उससे आगे है, इन 2 विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक गुण यानी उनकी संरचना भौतिक रूप से क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात यानी प्रकृति के अंदर ज्ञात हुए हैं, प्रयोग हुआ है, प्रयोग होने के बाद में वैज्ञानिक दृष्टि के बाद हीरा है वो प्रकृति का सर्वाधिक क्या कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना फिसलनशील होता है। पिछले अध्याय में आपने जिस इन अधातुओं के बारे में अध्ययन किया उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या है, एक अपवाद है, क्या होते हुए विद्युत का, ये क्या होते हुए धातु होते हुए भी ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। यानी अधातु है ग्रेफाइट और धातु विद्युत की सुचालक होती है, अधातु विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र अपवाद है कि ग्रेफाइट क्या होते हुए, अधातु होते हुए भी क्या करता है, विद्युत का प्रवाह होता है और सुचालक होता है।